हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये आज आपका 6 लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 में से कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा था। 5 लेक्चर में से 2 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या, एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया के बाद फिर 2 लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था मेडिएवल इंडिया। और आज ये आपका सेकेंड लेक्चर है मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया आज में नहीं खत्म होने वाला है, एक दो आपके लेक्चर और लगेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा आपका चैप्टर मॉडर्न इंडिया ही है जो आपके में पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया कहाँ से स्टार्ट किया था। मॉडर्न इंडिया स्टार्ट किया था आपका फर्स्ट लेक्चर में, जब से यूरोपीय कंपनियां आती हैं भारत में व्यापार करने के लिए, तब से हम मानते हैं मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है। बाकी आप कहीं से भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ से मानते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जब से आपकी यूरोपीय कंपनियां स्टार्ट आ जाती हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा यूरोपीय कंपनियां जो जो आई थी उनके बारे में पढ़ा था। आज ये सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर आप कह सकते हो कि अंग्रेज जो आए थे उनके, ब्रिटिश जो भी आए हुए थे उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा समय तक अपने ऊपर रूल किए, तो उसी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे। पढ़ेंगे ऐसे पढ़ने वाले हम लोग, गवर्नर जनरल पढ़ने वाले हैं। गवर्नर जनरल पहले और फिर वाइस राय। ये बताऊंगा पहले क्या है गवर्नर जनरल, कौन किसको कहा, वाइस राय फिर बाद में किसको कह दिया। मेनली गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, उनके नाम पढ़ेंगे, और नाम के साथ साथ वो जब था, जैसे जो भी गवर्नर जनरल था उस समय, उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो आपको एक पूरा, एक तरफ से एक सिस्टमेटिक वे से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरह से हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल के बारे में आप जान लीजिए। देखिए, अंग्रेज आए पहले। अंग्रेज आते हैं व्यापार करने के लिए, व्यापार करते हैं। धीरे धीरे क्या है कि वो प्रशासनिक दखल भी देने लगते हैं। तो प्रशासनिक दखल देते हैं तो स्टार्टिंग में 3 क्षेत्र उनके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। तो पहला क्षेत्र आपका हो गया क्या, मद्रास हो गया, दूसरा हो गया बम्बई हो गया, और तीसरा हो जाता है बंगाल। तो ये 3 क्षेत्र हो जाते हैं। तो ये 3 क्षेत्रों के लिए रूल करने के लिए एक को आप सुप्रीम कमांडर या आप कह सकते हो उसको नियुक्त करती है कंपनी। कंपनी कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसी को कहते थे वो गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो गवर्नर जनरल होता था बंगाल में, क्योंकि 3 इनके क्षेत्र अंडर कंट्रोल में थे, तो उस समय सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल होता था। और उसी को ही अंग्रेजी क्षेत्र, जो जो भी इंडिया में अंग्रेजी क्षेत्र थे, उसको गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। पर 1833 में ये इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हो गई। फिर होती है 1857 की क्रांति, आपको पता ही है। उसके बाद सभी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जो भी सत्ता रहती है 1857 की क्रांति के बाद, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सीधे स्थानांतरित हो जाती है। जो भी ब्रिटिश किंग रहता है उसके अंडर कंट्रोल में। अभी ये कंपनी चलाती थी पूरे इंडिया को, बट अब डायरेक्ट रूल किसका हो गया, क्वीन का रूल हो गया। या फिर जो भी ब्रिटिश में उस समय राज्य कर रहा होगा उसका रूल, उसके अंतर्गत इंडिया भी कंट्रोल होता था। तो ये चीज़ होती है 1857 के बाद। तो 1857 तक हम जानेंगे क्या, वो कहलाता था गवर्नर जनरल। और 1857 की क्रांति के बाद जब भी वो ब्रिटिश रूल के अंडर डायरेक्ट चीज़ें कंट्रोल होने लगी, तब से वो कहलाने लगा पद वाइस राय। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया गवर्नर जनरल और वाइस राय से में डिफरेंस। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम गवर्नर जनरल बंगाल से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, वॉरेन हास्टिंग। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के जो भी अंग्रेजी क्षेत्र था उसका गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उसका कार्यकाल होता था 5 साल का। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन कौन से क्षेत्र थे, दो, मद्रास और बंबई, क्योंकि इतने ही 3 क्षेत्रों में उस समय अंग्रेजों का गवर्न करते थे। अब आते हैं उसने कौन कौन से काम किए। इसने, वॉरेन हास्टिंग में। नाम आपको ध्यान रखना है, नाम से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले मद्रास और बम्बई में के अधीन हो गया, ये तो आपको पता ही है, इसके पहले ही पढ़ लिया हम लोगों ने। प्रत्येक जिले में इसने क्या किया, कराई, एक फौजदारी और दीवानी अदालतों का स्थापना किया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ पे, कलकत्ता में। यहाँ पे ध्यान रखना है। बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने 1782 में। फिर गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ इसी के कार्यकाल के समय में। गीता का विलियम विल्किंस ने किया था। और 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी, सर विलियम जोन्स ने किया था। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का पहला समाचार पत्र। तो पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, और प्रकाशक है जेम्स अगस्त हिकी या जेम्स हिकी, आप ध्यान रख सकते हो। और ये प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में। तो इसको तो आपको 100% ध्यान रखना है। ऊपर की चीज़ें आप मिस भी कर सकते हो, इतना ज़्यादा आती नहीं एग्जाम में। फिर द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। पहले क्या होता था कि 2 तरीके का रूल होता था, एक तो वहाँ का किंग होता ही था, और दूसरा कंट्रोल करती थी क्या, ब्रिटिश जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है। बट इसने क्या किया, इसने द्वैत प्रणाली समाप्त करके अब पूरा जो भी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। फिर है उसने मुगल पेंशन भी स्टार्ट कर दी। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया।
ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी इसी समय हुई 1775 1782, और सेकंड एंग्लो मराठा वार भी हुई 1780 1784 इसी के कार्यकाल में। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका कौन, वारेन हास्टिंग। बट ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, क्वेश्चन जो आता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आता है सेकंड गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने कुछ काम नहीं किया, एक ही काम किया कि सिविल सर्विस की स्थापना की इंडिया में, वो भी सिविल सर्विस डे इसीलिए बनाया जाता है 21 अप्रैल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हाँ, ये कि सिविल सर्विस की स्थापना किसने की इंडिया में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है या फिर चार्टर्ड एक्ट आता है। उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय ना अंग्रेजों के क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया इंडिया का कंट्रोल में आ जाता है, तो अब वो भारत का गवर्नर जनरल हो जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो जब कभी भी क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको टिक करना है विलियम बेंटिक। और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जामों में पूछा ही जाता है। तो उसके समय में क्या क्या चीज़ें होती है, 1833 में चार्टर्ड एक्ट आता है, जिसमें क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया गवर्नर जनरल नियुक्त हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी पहले बता दिया, क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन 1829 एडी में सती प्रथा समाप्त की थी राजा राम मोहन राय के सहयोग से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में कोई बड़ी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ होते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वार। देखो आप पढ़ कैसे रहे हो, मैं आपको बता दूं। पहले आई ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि कैसे वो आते हैं। और फिर ये आते हैं, आपने पढ़ा था कौन सा, बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद इनकी क्या है, प्रशासनिक पकड़ भी बढ़ने लगती है। इसके पहले ये सिर्फ क्या करते थे, बिजनेस करते थे। इसके बाद ये प्रशासनिक दखलंदाजी भी इनकी बढ़ जाती है बक्सर के युद्ध के बाद, इसीलिए बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी हिस्ट्री में। फिर धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ता जाता है, तो ये क्या है, गवर्नर जनरल नियुक्त कर देते हैं। तो वही हम पढ़ रहे हैं, गवर्नर जनरल एक सीरीज से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, फिर धीरे धीरे वो इंडिया का गवर्नर जनरल हो जाएगा, फिर 1857 की क्रांति आएगी, जो पहले मैंने अभी बताया। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि प्रत्येक गवर्नर जनरल जनरल था, उसके समय में जो जो चीज़ें होती थी या फिर जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, वो हम पढ़ते जा रहे हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो आपको एक पूरी टाइम लाइन पता चल जाएगी कि पहले कौन सी चीज़ें हुई, बाद में कौन सी चीज़ें हुई, तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। एक बार आप पूरा एक टाइम लाइन में पढ़ लोगे तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं बताता जा रहा हूँ, बाकी आप एक बार सुन लो तो पेपर में आपको ध्यान आ जाना है, और एक बार सिस्टमेटिक सुने रहोगे तो 100% ध्यान आ जाएगा। फिर आता है लॉर्ड हॉर्डिंग, कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं, सॉरी, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है उसके समय में, जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बहुत सारे काम किए, उसके समय में बहुत सारी घटनाएं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है कि इसमें सेकंड एंग्लो सिख वार होती है। सेकंड, इसी के समय में जो भी कोहिनूर हीरा होता है वो महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। सेकंड एंग्लो बर्मा वार भी होती है। और डार्क ट्रेन ऑफ लैप्स ये स्टार्ट करता है 1848 में, ठीक ना। उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, ये क्वेश्चन आता है हर बार कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत पहला राज्य कौन सा आया था, तो वो आया था सतारा 1848 में, फिर जैतपुर, संबलपुर और झांसी 1853 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट कौन सा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, 1848 में सतारा। तो सतारा आपको बहुत ध्यान रखना है हमेशा, जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्वेश्चन आता है लड़के लगा के आते हैं झांसी, बट इसका आंसर होता है सतारा, हमेशा लड़के गलत करके आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसने क्या किया, उसने इस्टेब्लिश की समर कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको शिमला में स्थापित की। एजुकेशन रिफॉर्म लेके आया, जिसमें क्या है, इसके अंतर्गत चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के अंतर्गत 1854, ये भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट ट्रेन भी इसी के समय चली, बॉम्बे से थाने के बीच 34 किलोमीटर की डिस्टेंस 1853। पोस्ट ऑफिस भी इसी के समय स्टार्ट हुआ 1854। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD 1854। और फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इसी के समय में हुई, डायमंड हार्बर से कलकत्ता के बीच में। तो इतनी सारी घटनाएं घटी डलहौजी के समय में, तो बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें आप इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई चीज़ मिस मत करना। डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सोचो 1-2 नंबर दे के ही जाएगा, उस समय जरूर खून चूसा उसने, लेकिन अब काम का है। अब आता है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग में एक आपको साउंड आ रहा होगा गन का, कैन का आ रहा होगा, तो कैन से गन का आप साउंड निकाल सकते हो। कैनिंग इसी के समय होती है 1857 की क्रांति, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, कैनिंग, ये आपको भूलना नहीं है। और 1857 के पहले 2 साल, 1857 के बाद 2 साल, ये दोनों में वो कौन रहता है, कैनिंग। तो फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया ये भी है, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है, कैनिंग। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कौन है, सिर्फ कैनिंग। तो 1857 से अगर रिलेटेड कोई भी गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आता है तो कुछ आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट कैनिंग, आपको ध्यान रखना है। अब आता है, इसने एक अच्छा काम किया कि हिंदू विडोज रिमेरिज एक्ट 1856 लागू किया, जिसमें किसकी हेल्प से, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की हेल्प से। अब अभी क्या बताया था मैंने, 1857 की क्रांति के बाद अब जो गवर्नर जनरल का पद है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्ट कंट्रोल होता है, फिर ब्रिटिश मोनार्की से। तो इसके पद का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, वाइस राय। तो अब वाइस राय आपको पढ़ना है।
अब आप आई थिंक कंफ्यूज नहीं होगे। तो पहला वाइस राय भी अपना कौन है? पहला वाइस राय भी अपना लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में क्या क्या घटना हुई? पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। सिस्टम ऑफ बजट भी इंट्रोड्यूस हुआ कि ये चीज़ें होंगी, जैसे अभी बजट प्रस्तुत होता है वही मान लो आप। इंडिगो रिवाल्ट हुआ इसी के समय में बंगाल में 1859 से 1860 के बीच में। और इंडियन पीनल कोड भी इसी के समय में इनेक्ट हुआ 1862। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो स्टार्ट हुई थी किसके समय में? डलहौजी के समय में, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब मुगल साम्राज्य के पद को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या हुआ था? पेंशन बंद हो गई। अब मुगल साम्राज्य का जो भी पद है उसके अस्तित्व में ही नहीं है। अब कोई मुगल साम्राज्य का किंग नहीं माना जाएगा। ये तो हुआ किसने किया काम? कैनिंग ने। फिर इसके बाद आता है एल्गिन। इसके समय कलकत्ता हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। तो कोई भी हाई कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है एल्गिन। फिर आता है लॉर्ड लॉरेंस। इसके समय में क्या होता है कि फर्स्ट भारत और यूरोप के बीच में फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन बिछाई जाती है, या फिर 1865 में। इससे सिर्फ आपको ये देखना ध्यान रखना है। लॉर्ड मायो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1872 फर्स्ट जनगणना स्टार्ट होती 1872, बट ये रेगुलर जनगणना नहीं। इस ये फर्स्ट जनगणना से क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड मायो। और फिर आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को आप कह सकते हैं औरंगजेब की तरह था, मतलब भारत के खिलाफ जितने भी काम है सब इसने किए। पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए 1878 में। इसी के समय में फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ और महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। फिर आता है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन प्रो इंडिया है। इसने क्या किया? फर्स्ट तो जो भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको रिवील किया। इसी के समय में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई, मीन्स हर 10 साल के बाद नियमित जनगणना स्टार्ट हुई 1881 में। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि अभी विधानसभा के बहुत जगह बहुत राज्यों में आपके इलेक्शन भी चल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नियमित जनगणना कब से स्टार्ट हुई? तो 1881 से। इसी के समय में 1881 में ही फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया जिसमें 7 साल से नीचे काम करने 7 साल के नीचे अगर कोई है तो वो उसको काम करने की परमिशन नहीं थी। और एजुकेशन कमीशन इसी के समय में आया सर विलियम हंटर के नेतृत्व में। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है रिपन से। तो कोई भी प्रो इंडिया अगर वर्क आए ना तो मैक्सिमम टाइम आपका आंसर रिपन ही रहता है, तो रिपन ध्यान रखना। फिर रिपन के बाद आया डफरिन। तो डफरिन ने कुछ काम नहीं किया, इतना डफर था, सिर्फ एक ही किया काम, सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में, इसी के समय में लॉर्ड डफरिन में। और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। फिर आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या कर देता है? आते ही 1905 में आपका बंगाल को पार्टीशन कर देता है बंगाल का। इसी के समय में सेकंड दिल्ली दरबार भी होता है। 3 दिल्ली दरबार हुए थे जिसमें सेकंड दिल्ली दरबार इसी के समय में होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण होता है। और साथ ही साथ बनारस में गर्ल्स स्कूल की स्थापना होती है 1904 में। एनी बेसेंट करती हैं इसको। एनी बेसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आप पढ़ोगे इसमें। फिर आते लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? ये होता है 1907 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहाँ अधिवेशन हो रहा था? सूरत में अधिवेशन हो रहा था। और इसके समय में अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसमें अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। 1907 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो आप एक पूरे सिस्टमेटिक टाइमलाइन से पढ़ते हो ना तो चीज़ें क्लियर होती जाती हैं आपकी। मुस्लिम लीग की स्थापना कौन करते हैं? आगा खां और सलीम खां। इसी के समय में जमशेदजी टाटा जी टिस्को की स्थापना करते हैं 1907। तो मुस्लिम लीग, टिस्को एक ही, और कांग्रेस का विभाजन सब एक ही ईयर के हैं। तो एक ईयर आप याद करो, 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे, ठीक है। इसकी इस समय थर्ड दिल्ली दरबार होता है 1911 में। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती? पहला तो बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है, और सेकंड भारत की राजधानी को कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर देता है। तो ये 1912 में भारत की राजधानी क्या बन जाती है? दिल्ली। ये क्या होता है? आफ्टर थर्ड दिल्ली दरबार के बाद। फिर 1914 में होता है मैकमोहन लाइन क्रिएट होती है इंडिया और चाइना के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इसी के समय होता है 1914 में। फिर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में होता है लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसमें जो उस समय विभाजित हुए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, वो सब एक साथ हो जाते हैं। कांग्रेस का एकीकरण होता है 1916 में। मुस्लिम लीग भी साथ आती है उस समय। तो लखनऊ अधिवेशन इसलिए ध्यान रखना है। रॉलेक्ट एक्ट आता है चेम्सफोर्ड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो इसलिए आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन गवर्नर जनरल था आपका? गवर्नर जनरल नहीं, वाइस राय कौन था इंडिया का? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है इसी समय में। शौकत अली और मोहम्मद अली स्टार्ट करते हैं। ये सब चीज़ें ना पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छे से विस्तृत रूप में। अभी तो सिर्फ आप टाइम लाइन ध्यान रखो किसके समय में कौन होती, तो आपके के लिए वहाँ बाद में हेल्पफुल होगा।
असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट होता है, गांधी जी करते हैं। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया या फिर एसबीआई की स्थापना होती है 1921 में। फिर आता है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग आता है और इसी के समय में चौरी चौरा घाट की घटना हो जाती है 1922 में गोरखपुर में। ये क्वेश्चन यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी आ सकता है। और महात्मा गांधी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं, उसी के कारण स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में। एक साल बाद 1923 में विश्व भारती भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना होती है उसी के समय में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921, एक साल पहले। अभी ध्यान रखिए मोदी जी गए हुए थे, 100 ईयर जब कंप्लीट हुए थे विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, आपके बंगाल गए हुए थे। 1921 में ही आपकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन होता है। गठन कौन करता है? एम एन रॉय। फिर आते लॉर्ड इरगिन। इरगिन के समय में सिर्फ साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन 1928। डेट आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन में पूछी जाती डायरेक्ट डेट कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 ध्यान रखना है। 1929 में आपका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और उसके बाद ही 26 जनवरी 1930 से आपके स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए आपका लाहौर अधिवेशन 1929 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में आपकी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। कांग्रेस सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? गांधी जी। तो क्वेश्चन यही आता है कि कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में से सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया था, बाकी तो बायकआउट की गई थी। 1931 में क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, तो गांधी और इरविन का पैक्ट होता है 1931 में। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस कर लेते हैं गांधी जी। और इसमें ये भी था कि सेकेंड आप जो राउंड टेबल है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसी के समय सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी पार्टिसिपेट भी करते हैं, लेकिन वो वेलिंगटन का समय रहता है। एग्जीक्यूशन होता है भगत सिंह शिवराम, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी दे दी जाती है 23 मार्च के दिन। तो बहुत बड़ी दुख, और उसी कारण 23 मार्च को आप मार्टर्स डे बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, इरविन के समय में ये घटनाएं घटती। इरविन के बाद आता है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में आया हुआ था, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव में सबसे छोटे कौन थे, तो सबसे छोटे थे आपके राजगुरु। ये क्वेश्चन आपका यूपी में पहले भी आ चुका है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर आता है लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन के समय में 1931 में सेकेंड राउंड टेबल होती है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और कांग्रेस की ओर से गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता है, तो फिर गांधी जी वापस आके सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस स्टार्ट कर देते हैं। बट एक बार किसी चीज़ को अंत करके फिर से स्टार्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। उसी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बाद में इतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना पहले रहता है, तो बाद में इसे फिर से बंद कर दिया जाता है। इसी के समय में पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। तो पूना पैक्ट आपको ध्यान रखना है किन दो लोगों के बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर। और फिर आती है 1932 में थर्ड राउंड टेबल, इसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती, तो कांग्रेस सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपकी पार्टिसिपेट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट से बहुत सारी चीज़ें आपके संविधान में, जो अभी का प्रेजेंट संविधान है उसमें ली गई थी जब आपका संविधान बन रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको ध्यान रखना है। इसी के समय में आरबीआई इस्टेब्लिश होती है 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 ध्यान रखना है। फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी करते हैं कौन? जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। पाकिस्तान डिक्लेरेशन भी होता है 1933 में। फिर आते हैं लॉर्ड लिन लिथगो। इसमें के समय में क्या होता है? इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं इंडिया में 1937 में। सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाता है 39 से 45 में, के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार होता है। और 39 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका। क्रिप्स मिशन आ जाता है 1942 में। और 1942 में ही और घटनाएं होती हैं। पहले तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और 1943 में बंगाल में भयानक अकाल आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। इसमें से क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है? क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942, जब आपका भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और उसी के साथ साथ आपको याद रखना है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस में। ईयर नहीं पूछा जाता बट पूछा जा सकता है, 1939 याद रखना। फिर आता है लॉर्ड वेवेल। उसके समय में तीन चीज़ें होती। पहले तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, शिमला कॉन्फ्रेंस, और इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है 1946 में। तो ये चीज़ें आपको वेवेल से ध्यान रखनी है। बेवल के बाद फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन, लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी थी। तो माउंटबेटन में क्या क्या होती है? तो फर्स्ट तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947। अब
ये क्वेश्चन आता है जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो प्राइम मिनिस्टर थे एटली, जो कि लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारत स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल आपको पता है कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, जो रहता है 1947 से 1948 के बीच। और दूसरा क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होता है? तो वो रहते हैं सी राजगोपालाचारी, 1948 से 1950 के बीच में। और फिर जब अपना संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950, उसी के समय से गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाता है, और तब से गवर्नर जनरल ख़त्म। तो ये थे पूरे गवर्नर जनरल, और उसके समय उसके टाइम पीरियड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। और ध्यान भी रखना है तो एक टाइम लाइन से ध्यान रखना, टाइम लाइन से ध्यान रखोगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ना सीक्वेंस पूछ लेता है कि कौन सी चीज़ें पहले हुई। जैसे पूछ लेगा क्रिप्स मिशन हो गया, भारत छोड़ो हो गया, या फिर रॉल एक्ट हो गया, तो आपको एक सीक्वेंस में आंसर देना पड़ता है। तो वो अभी आपका क्लियर हो जाएगा अगर एक सीक्वेंस में आप पढ़ोगे तो। और ये भी ध्यान हो जाएगा कि कौन सा गवर्नर जनरल कब था, उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई। तो ये गवर्नर जनरल हो गया। और इसके बीच में एक और इंपॉर्टेंट होती है क्या, 1857 की क्रांति, तो वो भी पढ़ लेते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है वो स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि जो भी अंग्रेज़ों ने क्या किया 1856 में, जो भी इनकी पुरानी बंदूक थी ब्राउन बैस, उसके स्थान पर एक नई बंदूक लेके आ गया, एनफील्ड राइफल। उसमें क्या होता था, चर्बी लगी थी सुअर की शायद, तो उसे मुंह से खोलना पड़ता था। वही सबसे बड़ा रीज़न था। सबसे पहला विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर की जेल से। बट क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 में मेरठ के सैनिकों के द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मंगल पांडे कहाँ पे थे। तो मंगल पांडे कहाँ पे थे? बैरकपुर में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपको पता है कैनिंग था। कैनिंग 2 साल पहले भी रहता है 1857 की क्रांति के, और 2 साल बाद में भी। और उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टीन, और जो के थे लिबरल पार्टी से। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। अब जो कौन कौन से महत्वपूर्ण केंद्र थे जहाँ से संचालित हो रही थी 1857 की क्रांति, तो पहले था दिल्ली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर सेकेंड थे उस समय, और बख्त खां के सैन्य नेतृत्व था। कानपुर में आपका नाना साहब और तात्या टोपे थे। लखनऊ से में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और फैजाबाद में मौलवी अहमद अल्लाह। तो इनके नेतृत्व में चीज़ें हो रही थी 1857 की क्रांति। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई आपकी वाइस राय तक। अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं आपकी मॉडर्न इंडिया में। मेनली आपका भी एक कांग्रेस पढ़ना है। कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कांग्रेस के बाद। और छोटी छोटी को 2-3 चीज़ें हैं। तो कल के लेक्चर में आपके मॉडर्न इंडिया भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से आपकी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर कुछ मिसलेनियस बचेगा, वो एक लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली हो। इफ़ आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। इस तरह का यूजफुल कंटेंट हम लाते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।